गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस में आज हमारा टॉपिक है भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था। तो हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाई हुई है और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो चुनाव प्रक्रिया पर आधारित होती है, अर्थात जनता चुनाव के माध्यम से, मतदान के माध्यम से अपना प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो प्रतिनिधि होते हैं तो एक क्षेत्र में कई प्रतिनिधि खड़े होते हैं, उम्मीदवार खड़े होते हैं जो अपने अपने पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में दलीय प्रणाली का बहुत महत्व है। तो वैसे तो भारतीय संविधान में सीधे तौर पर कहीं पर भी किसी धारा के अनुसार राजनीतिक दलों का वर्णन नहीं किया गया है, राजनीतिक दलों की स्थापना या इन दलों के गठन का वर्णन नहीं किया गया है। परंतु संविधान की धारा 19 में देश के नागरिकों को कोई भी संघ समुदाय बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत वे राजनीतिक दलों का गठन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान के भाग 15 में धारा 324 के अनुसार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो इस प्रकार से यह प्रमाणित होता है कि भारतीय संविधान के द्वारा ही दलीय प्रणाली के महत्व को स्वीकार किया गया है। चीन जैसे देश में एक दलीय व्यवस्था है, अमेरिका है जहां द्विदलीय व्यवस्था है, परंतु हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, अर्थात बहुत से राजनीतिक दल शासन प्रक्रिया में चुनाव व्यवस्था के माध्यम से भाग लेते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में बहु धर्मों के, बहुत से जातियों के जो लोग रहते हैं, अर्थात धार्मिक भाषाई आधार पर जो विभिन्नताएं हैं, तो इन्हीं विभिन्नताओं के कारण अलग अलग समूह के लोग जैसे अपने राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए अपने राजनीतिक दल बनाते हैं। तो जब प्रत्येक दल से कोई ना कोई उम्मीदवार चुनाव व्यवस्था में पहुंचता है तो उस दल को यह आश्वासन मिलता है, वह इस प्रकार से आश्वस्त हो जाता है कि उनके हितों की भी सुरक्षा होगी। तो इस आधार पर हमारे देश में बहुत से राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दल मौजूद हैं। 1952 में प्रथम आम चुनाव के समय हमारे देश में 14 राष्ट्रीय व 60 क्षेत्रीय दल थे, जिनमें 4 राष्ट्रीय व 12 क्षेत्रीय दलों को चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त थी। आगे हम देखते हैं कि 2014 में 16वीं लोकसभा के चुनाव तक यह संख्या बढ़कर जैसे 6 राष्ट्रीय दल रहे हैं, जिनको चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो 6 राष्ट्रीय दल ऐसे रहे हैं। वैसे तो 2014 में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 1687 रही है। चुनाव आयोग के पास 1687 ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण था, परंतु उनमें से केवल 464 राजनीतिक दलों ने चुनाव में भागीदारी ली और उनमें से भी केवल 419 राजनीतिक दल ही जो ऐसे थे जो चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में चुनाव आयोग के द्वारा जो राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है या फिर कुछ गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी राजनीति में हिस्सा लेते हैं, चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो राजनीतिक दल
भारतीय राजनीति को बहुत प्रभावित करते हैं। कई बार इनका नकारात्मक प्रभाव होता है, कई बार जैसे इनका सकारात्मक प्रभाव होता है। हम देखते हैं कि 1952 से लेकर और 1984 तक, बीच में 1977 से 1989 तक के थोड़े से समय को छोड़कर 1952 से और 1984 तक की जो राजनीति रही है, जिसे हम कांग्रेस की प्रधानता का काल कहते हैं, जिसमें केवल कांग्रेस का ही प्रभुत्व रहा है, और खास तौर पर देखें तो पार्टी का भी नहीं बल्कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रभाव रहा है। पहले हम देखते हैं पंडित नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का प्रभावशाली व्यक्तित्व, और उसके बाद इंदिरा गांधी, जो कि इंदिरा उस समय कहा भी जैसे गया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इस प्रकार से केवल एक व्यक्ति की ही शासन जैसे रहा है। हालांकि बीच के समय में गठबंधनों की सरकार रही है, जिनमें राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ा है, लेकिन हम उसके बाद 2014 में देखते हैं 16वीं लोकसभा चुनाव हुए, या फिर 17वीं लोकसभा चुनाव में भी फिर से एक ही पार्टी का प्रभुत्व, भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व कायम रहा, और उसमें भी एक व्यक्तित्व, कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ही प्रभावशाली रहा है। तो भारतीय राजनीति में ऐसा समय अधिक रहा है जबकि केवल एक व्यक्ति के प्रभुत्व का ही शासन रहा है। तो बच्चों, ये जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का कार्य केवल सरकार बनाना ही नहीं है, बल्कि ये विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जो राजनीतिक दल सरकार बनाने में सफल नहीं होता, बहुमत जुटाने में सफल नहीं होता, वह विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। यदि सरकार जन विरोधी नीति बनाती है तो उन पर अंकुश लगाता है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जितना महत्व सत्तारूढ़ पार्टी का है, उतना ही महत्व विपक्षी पार्टी का भी होता है। तो विपक्ष दल को मान्यता के लिए ये आवश्यक है कि विपक्ष दल के पास लोकसभा में मौजूद सीटों के कम से कम 10% सीटें उसे प्राप्त हों। लोकसभा में जो मौजूद सीटें होती हैं, उनके 10% सीटें प्राप्त करनी आवश्यक होती हैं। परंतु इसे हम अपना दुर्भाग्य माने कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी कोई सशक्त विपक्षी दल नहीं था, और अब 2014 के बाद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में भी कोई सशक्त विपक्षी दल नहीं है। आज हम कहें तो मान्यता प्राप्त विपक्षी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी अन्य जो राजनीतिक दल हैं, इनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। राजनीतिक दल कई प्रकार से भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। जितने अधिक अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष सशक्त होता है, उतना ही कुशलता पूर्वक शासन चलता है, क्योंकि ये सरकार को निरंकुश बनने से रोकते हैं। सरकार यदि कोई ऐसा कार्य करे, ऐसी नीतियां बनाए जो जन विरोधी होती हैं, तो विपक्ष दल जनता के समर्थन से, जनता का साथ लेकर सरकार का विरोध करता है। कई बार ये राजनीतिक जो दल होते हैं, ये दबाव समूह का समर्थन करते हैं, अनेक दबाव समूह बनाते हैं और उनके साथ मिलकर भी सरकार पर दबाव बनाते हैं। दबाव समूह जैसे व्यापारी वर्ग है, जिनकी अपनी कुछ मांगे हैं, तो उस वर्ग का एक प्रधान बनेगा जो अपने दल की
अपने वर्ग की मांगों को सरकार के सामने रखेगा और उनको पूरा करवाने के लिए ये हड़ताल, जुलूस, धरना, नारेबाजी आदि कार्य करते हैं। अर्थात इनका कार्य क्या है? सरकार से अपनी मांगे मनवाना, अपनी समस्याओं का हल करवाना। इसके लिए ये दबाव बनाते हैं और अन्य जो दल होते हैं जो सत्तारूढ़ नहीं होते, वे उनके साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में सत्तारूढ़ दल के साथ साथ विपक्षी दलों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। कई बार जब सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब अन्य दल जिनको बहुमत प्राप्त नहीं होता है, बहुमत के नजदीक होते हैं, तो अन्य दलों से मिलकर गठबंधन की सरकार बनती है। हमारी राजनीति में जैसे भारतीय शासनकाल में बहुत समय आए हैं जबकि गठबंधन की सरकार रही। सही देखें तो 1990 का जो दशक है ये गठबंधन के दौर का ही रहा है, जिसमें देवगौड़ा है, इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें 24 दलों के साथ मिलकर जैसे सरकार बनाई है। तो इस प्रकार से सरकार बनाने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जो कई बार जैसे ये राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दलों का गठन होता है कि इन दलों के कोई विशिष्ट अपनी विचारधारा होती है, सिद्धांत होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं जो सरकार ये जनता के सामने रखते हैं कि यदि हमारी सरकार बने तो हम जनता को ये सुविधाएं देंगे, ये हमारे मुद्दे हैं। तो यही मुद्दे, यही इनकी विचारधारा, यही इनके सिद्धांत, इनके दल के आधार होते हैं। परंतु हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों में अवसरवादिता या सत्ता का लालच जो होता है, ये इनको अपने सिद्धांतों से विमुख कर देता है और हमारी राजनीति में ऐसे अनेक अवसर देखने को मिले हैं जब ये राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने सिद्धांतों को भी त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि चुनाव से पहले जो राजनीतिक दल जनता के सामने अपने विरोधी दलों की नीतियों की आलोचना करते हैं, वो हमें लगते हैं कि ये तो उनके बहुत विरोधी हैं, परंतु बाद में सत्ता प्राप्ति के लिए ये उनसे गठबंधन कर लेते हैं। और कई बार कई राजनीतिक दलों के नेता अवसरवादी होते हैं। जब ये देखते हैं कि उनकी पार्टी को इस बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है, तो वह अपनी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अर्थात दल बदल की ये नीति, तो जो हमारी राजनीति पर एक धब्बा है। हालांकि दल विरोधी कानून के द्वारा इसे रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो ऐसे हम अनेक मौके देखते हैं जब हमारी राजनीति में राजनीतिक दलों के द्वारा ऐसा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि 1900 कब से हमारी राजनीति में आया है? 1996 में, 1998 में, 99 में ऐसे अनेक मौके आए हैं जबकि राजनीतिक दलों ने अपने सिद्धांतों को छोड़कर, अपने सिद्धांतों से हटकर केवल सत्ता के लालच में गठबंधन किए हैं। तो अवसरवादिता ये भारतीय राजनीति की एक विशेषता बन गई है, एक राजनीतिक दलों की एक प्रवृत्ति बन गई है। इसी कारण से राजनीतिक दल गुटबंदी भी करने लगे हैं। तो राजनीतिक दलों के द्वारा की गई गठबंधन हम 1996 में देखते हैं। देखो 1996 में देवगौड़ा की सरकार बनी। इसके बाद 1997 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। तो ये दोनों ही सरकार जो है गठबंधन पर आधारित थी। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी।
वो भी गठबंधन पर आधारित थी। और इसका हम अगर सही उदाहरण देखें तो हम शरद पवार का उदाहरण ले सकते हैं। शरद पवार जो कि 2004 के लोकसभा चुनाव में जैसे हमने देखा कि शरद पवार जिन्होंने जो पहले कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन सोनिया गांधी को ये विदेशी महिला मानते थे और इनके इस विदेशी मूल के मुद्दे पर ही इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। परंतु बाद में सत्ता के लालच में ये इसी पार्टी से समझौता करते हैं। 2009 में 15वें लोकसभा चुनाव में हम देखते हैं इसी पार्टी से ये गठबंधन करते हैं, समझौता करते हैं। तब इनका ये मुद्दा उनको दिखाई नहीं देता, ये केवल सत्ता इनको दिखाई देती है और ये उसी पार्टी से गठबंधन करके सत्ता में आते हैं। इसी प्रकार से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, तो ये दोनों पार्टी भी जैसे अपने 25 वर्ष पुराने मित्रता को छोड़कर सत्ता के लिए अपने गठबंधन को तोड़ देते हैं। यद्यपि दोनों में चुनाव के बाद फिर से गठबंधन हो जाते हैं, परंतु इसके बाद हम देखते हैं कि अब जैसे 2019 में हुए हैं कि फिर से दोनों ही पार्टियों में चुनाव के जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो उस समय शिवसेना, क्योंकि शिवसेना अपना स्वयं का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, भाजपा अपना, तो दोनों में फिर से मतभेद हो जाते हैं और शिवसेना उस पार्टी से गठबंधन करके सरकार बनाती है जिसका वह पहले बड़ी विरोधी रही है, जिसकी विचारधारा ही उनसे नहीं मिलती रही है। शिवसेना जैसे नाम से ही है एक हिंदू धर्म से की समर्थक पार्टी मानी जाती है और वो कांग्रेस पार्टी, जो कि वैसे तो कांग्रेस पार्टी किसी धर्म का समर्थन नहीं करती है, लेकिन फिर भी मुस्लिम वर्ग उसी से जुड़ा हुआ है। तो दोनों की विरोधी नीतियां होते हुए भी दोनों आपस में गठबंधन करती हैं। तो ऐसे अनेक मौके हमारी राजनीति में आए हैं जब राजनीतिक दल अपने विचारधाराओं को छोड़कर, जो कि उनके अस्तित्व का आधार हैं, उन्हीं सिद्धांतों को छोड़कर ये अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन करते हैं। इसके साथ जैसे बच्चों हमने जिक्र किया था क्षेत्रीय दलों का, कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का भी बहुत महत्व है। ये क्षेत्रीय दल क्यों पनपे, इसका कारण है कि प्रत्येक, एक तो क्षेत्रवाद की भावना कि प्रत्येक जो राज्य है तो उसमें राष्ट्रीयता के साथ साथ अपने राज्य स्तर के या क्षेत्रवाद की भावना अधिक सर्वोपरि है। और दूसरा है भौगोलिक या अन्य जो सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताएं। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की समस्याएं अलग जैसे होते हैं, तो उन लोगों का, उस क्षेत्र के लोगों का ये विश्वास होता है कि राष्ट्रीय दलों की अपेक्षा उनके क्षेत्र के समय क्षेत्रीय दल ही उनकी समस्याओं को अधिक समझते हैं और उनको समाधान अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से हर क्षेत्र में क्षेत्रीय दलों का अधिक महत्व होता है। तो हम देखते हैं कि तमिलनाडु में डीएमके या अन्ना डीएमके, इसी प्रकार से हम दूसरे आंध्र प्रदेश में देखते हैं तेलुगु देशम पार्टी है, तेलंगाना में भी टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस है। उसी प्रकार से ओडिशा में बीजू जनता दल बीजेडी, सिक्किम का भी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ, और महाराष्ट्र में शिवसेना, असम में असम गण परिषद, पंजाब में अकाली दल, झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, और हम अपने हरियाणा में देखते हैं तो इनेलो, जेजेपा जो अब जैसे बनी है, दुष्यंत चौटाला ने अपनी बनाई है, आदि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये अधिक लोकप्रिय बनती जा रही हैं। और ये केवल उस क्षेत्र के ही, उस राज्य की ही राजनीति को प्रभावित नहीं करती, बल्कि ये केंद्रीय
स्तर की राजनीति को भी प्रभावित करती है। केंद्रीय सरकार बनाने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो कैसे? वो देखते हैं कि जैसे 1996 में देवगौड़ा की सरकार बनी थी, तो उस समय भी देवगौड़ा की सरकार या इंद्र कुमार गुजराल की जो ये सरकार बनी थी, उनको राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन प्राप्त था। 9 क्षेत्रीय दलों के समर्थन से इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी थी। उसी प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जिन 24 दलों से मिलकर बनी थी, जिनमें 15 क्षेत्रीय दल थे। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि 2004 में मनमोहन सिंह की जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो उनका हुआ था, इनमें भी 12 क्षेत्रीय दल थे। और 2009 में, 2004 में ये था, फिर 2009 में 15वें लोकसभा चुनाव में भी 8 क्षेत्रीय दलों से मिलकर मनमोहन सिंह ने सरकार बनाई थी। इसी तरह से हम देखते हैं कि 2014 में भी जो 16वें लोकसभा बने चुनाव हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी बाहर से जैसे 12 क्षेत्रीय दलों ने उनको समर्थन दिया हुआ था। तो ऐसे हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दलों के साथ क्षेत्रीय दलों का हमारी राजनीति में प्रभाव है। दूसरा, विपक्षी दलों का हमारी राजनीति में कैसा प्रभाव रहा है। इसके साथ हमने राजनीतिक दलों की जैसे जो उनकी कमियां हैं उनको ही देखा। इनमें अवसरवादी हैं, सत्ता के लालची हैं, एक ही व्यक्ति की प्रधानता, पार्टी की प्रधानता नहीं बल्कि हमारी राजनीति में एक व्यक्ति का प्रभाव जैसे अधिक रहा है। एक अन्य और बात कि राजनीतिक जो दल होते हैं, प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना एक मुखिया होता है जो दल का नेतृत्व करता है। तो दल के जो नियम सिद्धांत होते हैं उनके अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष में दल के सदस्य मतदान के द्वारा अपना मुखिया चुनते हैं, परंतु हमारी राजनीति में ऐसा नहीं देखा जाता। ऐसा होता है कि जो दल का मुखिया होते हैं वो बाद में वंशानुगत आधार पर बनते रहते हैं और लंबे समय तक वोट की प्रक्रिया नहीं होती। जैसे कांग्रेस में देखते हैं, कांग्रेस में नेहरू का परिवार ही बाद में चलता आ रहा है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जो सीधे तौर पर तो नहीं, परंतु मनमोहन सिंह को हम इंदिरा गांधी के इशारे पर काम करने वाला ही प्रधानमंत्री जैसे मान सकते हैं। उसके बाद में अब जैसे उनके पुत्र राहुल गांधी इस पार्टी के अध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से क्षेत्रीय दलों में भी वंशानुगत ये आधार पर ही उनके नेता बनते हैं। तो यहाँ पर हमने दलीय व्यवस्था की विशेषताओं को जाना।